गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ नीलकंठ का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। लेखिका जब मोर के जोड़े को अपने घर लेके आई तो वो मोर का जोड़ा बहुत ही छोटा कमज़ोर था और पहचान में नहीं आ रहा था। घर के लोगों ने बोला आप तीतर लेके आए हो, तो तीतर अर्थात एक पक्षी का नाम है। तो लेखिका बोली कि मोर के क्या सुर्खाव के पंख होते हैं, अर्थात वह उसके बहुत सुंदर होता है। सुर्खाव के पंख, सुर्खाव एक पक्षी का नाम है जो कि बहुत सुंदर होता है। तो इस तरह से उनके सुर्खाव के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही है ना। तो इस तरह से वो घर के लोगों को बोलती है और वो विशेष रूप से पक्षियों का ध्यान रखने के लिए अपने ही कमरे में, जहाँ पे वो लेखन का काम करती थी, वहीं उनकी व्यवस्था करती हैं। और पक्षी उनके छोटे से पिंजरे से निकलकर चूहेदानी अर्थात इतने छोटे थे कि वो चूहेदानी जो चूहे को पकड़ने के लिए या चूहे को रखने के लिए एक पिंजरा होता है, उतने में ही आ जाते थे, है ना। तो ये पक्षी जब बाहर निकले, उनके कमरे में विचरण करने लगे, तो क्या हुआ कि वो रद्दी की टोकरी में, जहाँ वो अपने कागज कुछ रद्दी फेंकती थी, उस जगह में रहने लगे। कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे अर्थात दिखने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर मेरी बिल्ली चित्रा, उनकी बिल्ली का नाम था, मेरी बिल्ली इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। नवागंतुक मतलब नए आए हुए मेहमानों का, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। अर्थात वो बिल्ली उन्हें चोट पहुंचा सकती थी, खा सकती थी। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करते, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों का अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। अर्थात यहाँ तो वो तो चूहों पर भी वार नहीं करती है, उन्हें तकलीफ नहीं पहुँचाती है, लेकिन हो सकता है कि ये जो अनाधिकार चेष्टा, अर्थात दो पक्षी मेरे कमरे में रह रहे हैं, हो सकता है इस बात की उसे चिढ़ हो और वो उन्हें चोट पहुँचा दे। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य कही जाएगी। मार्जारी अर्थात अभिमानी, घमंडी बिल्ली के लिए असह्य कही जाएगी, अर्थात सहन न कर पाने योग्य बात ही कही जा सकती है। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, अर्थात मेरा कमरा भी चिड़िया घर जैसा दिखने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। अर्थात जब ये चिड़ियाखाने में जाके रहने लगे नवागंतुक मतलब नए आए हुए मेहमान, अर्थात मोर और मोरनी, तब सब में कौतूहल जाग गया। दूसरे पक्षियों में, दूसरे छोटे छोटे जीव जंतुओं में लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दोनों दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुर की रागनी अलापने लगे। अर्थात लक्का जो कबूतर था उनके चारों ओर घूमने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। अर्थात जो खरगोश थे बड़े वाले, वो सभ्य सभासदों मतलब उन्होंने किसी तरह का कौतूहल नहीं दिखाया, सभ्यता से बैठे और वो गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया।
धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही कायाकल्प अर्थात जो शरीर की बनावट है क्रमशः और रंगमय था, जैसा इल्ली से तितली का बनना। जिस तरह से इल्ली से तितली बन जाती है उसी तरह से ये मोर के छोटे छोटे बच्चे में भी कायाकल्प होने लगा। उनके शरीर की बनावट बदलने लगी, वो सुंदर दिखने लगे। मोर के सिर की कलगी और सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। बंकिम अर्थात तेज। आँखों में इंद्रनी की नीला, नीला मतलब नीली। द्युति अर्थात द्युति चमकने लगी। द्युति अर्थात चमक आ गई। लंबी नील हरित ग्रीवा, नील हरित ग्रीवा, नीली और हरी ग्रीवा अर्थात गर्दन की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगें उठने गिरने लगी। धूप छाँव का रंग होता है ना, वो दिखाई देने लगा। दक्षिण बाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन का स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो गए। चंद्रिका अर्थात इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो गए, अर्थात इंद्रधनुष में जिस तरह से रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं ना, तो वो दिखाई देने लगे उनके पंखों में। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। रंग नहीं होते उनके पैरों में ना, तो उसका गर्दन ऊंची कर देखना विशेष भंगिमा के साथ। विशेष भंगिमा, भाव भंगिमा मतलब विशेष तरह से हाव भाव के साथ उसे नीची कर दाना चुनना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, श्याम श्वेत अर्थात काली और सफ़ेद पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। मंथर मतलब धीमी गति से, सहचारिणी अर्थात साथ में चलने वाली, सहचरी, साथ सहचरी अर्थात साथ देने वाली, साथ चलने वाली होने का प्रमाण देने लगी। नीलह ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं याद नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर दिया। मुझे पता ही नहीं चला, मुझे स्वयं याद नहीं कि मुझे याद नहीं है कि कब उसने अपने आप को, किसने, मोर ने, नीलकंठ ने, कब जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक मतलब उनका वो ध्यान रखने लगा। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचु प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। चंचु प्रहार अर्थात चोंच के प्रहार, अच्छा चोंच के द्वारा वो मारकर उन्हें दंड भी देने लगा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता, और जब तक वे आर्त क्रदन ना करने लगते, मतलब आर्त स्वर में, मतलब करुण स्वर में रोने ना लगते, उन्हें अधर में लटकाए रखता है। कभी कभी उसकी पहली चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण वेद संस्कार हो जाता, मतलब कर्ण छेदन, कर्ण वेद संस्कार अर्थात कान छेदना, है ना। तो उसके चोंच इतने चुभ जाते कि वो छेद हो जाता उनके कानों में, खरगोश के, है ना। पर भी फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते, तब वो समझ जाते, और उसे कभी ऐसा अवसर न देते कि वह क्रोध करे। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता, और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में लुका छुपा छुअल का खेल खेलते। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए।
केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची चींची का स्वर भी इतनी तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, पर निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। निश्चेष्ट अर्थात उसने किसी तरह की चेष्टा नहीं की। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। सबको पता चल गया राधा के हाव भाव से। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा, अर्थात गर्माहट देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी के रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ गया। कार्तिकेय अर्थात शिव भगवान का एक और पुत्र, जिसका वाहन कौन है? मोर है। तो क्यों चुना होगा यह आज हमें पता चला। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। मतलब लेखिका कहती है कि वे कलाप्रिय है, वह सिर्फ हिंसा नहीं करना चाहता। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। बाज और चील आदि सिर्फ क्रूरता से अपना भरण पोषण करते हैं ना, तो उसकी श्रेणी में मोर को नहीं रखा जा सकता, लेखिका कहती है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, अर्थात जो मोर है तो उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो तो उसकी विशेषता थी। उसका मानवीकरण भी हो गया था। मानवीकरण अर्थात मानव की तरह व्यवहार करना। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस पर नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्यमग्न नीलकंठ के दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। नीलकंठ समझ गया कि लेखिका को उसका नृत्य भाता है, अर्थात अच्छा लगता है। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई, अर्थात वह रोज लेखिका को देखकर इसी तरह का व्यवहार करने लगा, मंडलाकार अपने पंख फैलाता और नृत्य की भंगिमा में आ जाता। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो जाता, आश्चर्यचकित हो जाता। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पहनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। मुझे खुशी भी होती थी, हंसती भी थी और मुझे आश्चर्य होता था कि जिसने इस तरह से सांप को मार के खंड खंड कर दिया, 2 भागों में विभक्त कर दिया, वह कितनी कोमलता से मेरे हाथ से दाने उठा रहा है।
और विस्मय भी होता। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। फलों के वृक्ष उसे जितने नहीं भाते थे, उसे क्या अच्छा लगता था? पुष्पित और पल्लवित, जिनमें फूल लगे होते थे, जो बहुत पत्तेदार होते थे वृक्ष, वो उन्हें अच्छे लगते थे। किसे? नीलकंठ को। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, मंजरियाँ अर्थात जो बसंत में जब आम के वृक्ष, आम के वृक्ष में जब फूल होते ना, मोर होती है, उस मंजरियों से लद जाते, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता। अशोक का वृक्ष जब में छोटी छोटी लाल लाल पत्तियाँ आती, तब जालीघर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना